नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम ट्रिकी में। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे एजुकेशन इन द इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के मॉडल पेपर। और आप सभी को पता है कि आप सभी ने इसमें 3 यूनिट ही पढ़ी और मैंने आपको इसके बारे में पहले बताया भी था। पिछले साल के क्वेश्चंस भी दिखाए थे। उसी के आधार पर आपके जो क्वेश्चंस हैं उनको यहाँ पर रखा गया है। 2 घंटे का समय आपको मिलेगा और 27 मार्क्स का आपको पेपर मिलेगा। 27 में से अगर आप लगभग 11 नंबर लाते हैं तो आप पास हो जाएंगे। ठीक है, 9 या 27, हाँ लगभग 11 नंबर, 11 से 12 नंबर अगर आप लाते हैं तो आप पास माने जाएंगे। बात कर लेते हैं प्रश्नों की। कहेंगे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार माना गया है। तो भाई आपको पता है कि 86वां संविधान संशोधन हुआ। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन हुआ सन 2002 में और एक आर्टिकल जोड़ा गया 21 में। ए आर्टिकल और जोड़ दिया गया, 21A बनाया गया जो जो है मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की बात करता था, इसके मौलिक अधिकार की बात करता था। तो यहां पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। बच्चे के सर्वांगीण विकास में के मूल्यांकन के लिए अपनाई जाने वाली प्रणाली सीसीई प्रणाली का पूर्ण रूप क्या है। सीसीई को आप क्या कहते हो? तो आप सभी को पता है, क्या कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन कहते हो, क्या कॉन्टिन्यूस एंड क्रिएटिव इवैल्यूएशन कहते हो, कॉमन एंड कोर इवैल्यूएशन कहते हो, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है सतत और व्यापक मूल्यांकन, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन। ठीक है भैया, सही गलत के क्वेश्चंस को हम कर लेते हैं। शिक्षा केवल स्कूल की 4 दीवारी के भीतर प्राप्त की जा सकती है, स्कूल के बाहर नहीं। ऐसा नहीं है भैया। ठीक है, आप स्कूल की 4 दीवारी के भीतर जो है औपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा आप कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अनौपचारिक शिक्षा जो कि आप कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं वो यहां पर आपको देखने को मिला भैया। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर। तो ये आपका गलत हो जाएगा, हाँ भैया। क्वेश्चन नंबर 2, आदर्शवाद और प्रकृतिवाद दोनों ही शिक्षा से जुड़े प्रमुख दर्शन दृष्टिकोण हैं। तो बिल्कुल भैया, आप लोग आदर्शवाद को भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा और प्रकृतिवाद को भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। दोनों ही आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं फिर बता रहा हूं, आदर्शवाद को और प्रकृतिवाद को आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यह ऑप्शन आपका हो जाएगा सही। ठीक है, शिक्षा का अब हम बात करते हैं, क्योंकि पार्ट बी में आपको केवल और केवल 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अभी तक हम लोगों ने 2 क्वेश्चंस जो हैं अपने यहां पर देख लिए और 4 क्वेश्चन देख लिए, 4। और ये आपका 6 नंबर में आपको ये देखने को मिलेगा। तो 6 4 10 नंबर आपको यहां से हो जाएंगे। तो पार्ट बी में आपके 3 क्वेश्चन और प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 2 2 अंक का होगा, यानी कि 6 अंक आपको यहां से मिलेंगे। 4 6 10 नंबर आपको पार्ट ए और पार्ट जो है बी में देखने को मिलेंगे। तो बात कर लेते हैं शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो कहेंगे शिक्षा का उद्देश्य ये है व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक विकास करना, ताकि व्यक्ति समाज में एक जिम्मेदार और आत्मनिर्भर नागरिक बन सके। ठीक है भैया। नेक्स्ट है, विद्यालय प्रशासन का मुख्य कार्य क्या है। विद्यालय प्रशासन का मुख्य कार्य स्कूलों के दैनिक जीवन को व्यवस्थित करना, जो भी आप कह सकते हो जो भी दैनिक कार्य हैं स्कूल में चल रहे हैं उनको व्यवस्थित रूप से कराना, सही तरीके से कार्यों का सही बंटवारा करना, बच्चों की पढ़ाई के लिए एक अनुशासित माहौल तैयार करना, ये होता है आपका स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। बात करते हैं आपके कम्युनिटी रिकॉर्ड की, यानी कि स्कूल में संचयी रिकॉर्ड की बात करते हैं।
तो इस रिकॉर्ड में क्या होता है, छात्र की प्रगति, स्वास्थ्य, व्यवहार और योग्यताओं को जो है जितने दिन वहां पर बच्चा पढ़ता है, साल पर साल जितनी भी चीजें पूरा करता जाता है, उसका हिस्ट्री रखी जाती है पूरी, ताकि बच्चे की कमी और खूबियों को आप आराम से समझ सके और आपको मदद मिल सके। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चंस थे। 4 क्वेश्चंस आपने सेक्शन ए में किए और 3 क्वेश्चन यानी कि 6-10 नंबर आपने इन दोनों सेक्शंस में कर लिए। इसके बाद में पार्ट सी में अगर हम लोग बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और 5 में से आपको 3 करने होंगे। हालांकि हमने पांचों के पांचों क्वेश्चंस को आपको कराया है, आपको 3 करने होंगे। तो सबसे पहली बात है कि प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए। प्रकृतिवाद क्या कहती थी कि शिक्षा का स्वरूप ऐसा होना चाहिए कि बाल केंद्रित शिक्षा हो, चाइल्ड सेंटर, जिससे बच्चा अपने अनुसार जो उसकी कह सकते हैं रुचि हो, आवश्यकता हो, अपने अनुसार चीजों को सीख सके। यहाँ पर शिक्षक का स्थान क्या होना चाहिए, दूसरा स्थान होना चाहिए, जो केवल सुविधादाता के रूप में बच्चे को पढ़ाए लिखाए। दर्शन, ये आपका प्राकृतिक दर्शन ये कहता था कि भाई प्रकृति की ओर लौटो, बच्चे को कृत्रिम या बनावटी सामाजिक माहौल से दूर रखकर प्रकृति की स्वतंत्र गोद में सीखने का अवसर देना चाहिए। जो भी निषेधात्मक शिक्षा है, बच्चे को सीखने सीधे जो आप कह सकते हैं कि बच्चा खुद काम को करे, गलतियां करे और फिर उस काम को सीखे। यानी कि हम ये कह सकते हैं, जितना ज्यादा बच्चा किसी काम को करेगा, गलतियों को करेगा, फिर बच्चा सीखेगा, तो लर्निंग बाय डूइंग, बच्चा करके सीखेगा। और यही सारी चीजें आपको प्रकृतिवाद में बताई गई थी। आदर्शवाद को अच्छे से पढ़ लेना भैया, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आदर्शवाद को भी आप अच्छे से पढ़ लेना। जहां पर अंतिम सत्ता आध्यात्मिकता को माना जाता था, जहां पर कहा जाता था कि जो सत्य है उसको परिवर्तित ना करो, सत्य वही है जो सुंदर है और सुंदर वही है अर्थात शिव। शिव यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारा जो आध्यात्मिक गुणों का विकास होता था वो हमारे आदर्शवाद के द्वारा होता था। इसको भी आप लोग थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर बात करते हैं, विद्यालय में एक आदर्श समय सारणी बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। भाई टाइम टेबल बनाना है विद्यालय में, और टाइम टेबल बनाना है तो उसको बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ध्यान ये रखना चाहिए कि भाई बच्चा सुबह आता है या दोपहर को, कब बच्चे का दिमाग तरोताजा होता है और कब बच्चे को हमें कौन से सब्जेक्ट पढ़ाने चाहिए। जैसे सबसे पहले थकान का सिद्धांत क्या कहता था कि बच्चे की मानसिक थकान को देखते हुए कठिन विषयों को सुबह के शुरुआती पीरियड में रखना चाहिए, जैसे गणित हुआ, विज्ञान हुआ। ऐसे जगहों पर क्या होता है, बच्चे का दिमाग बिल्कुल तरोताजा रहता है और बच्चा बेहतर रूप से सीखता है। जो भी और विषय हैं, खेल कूद हुआ या कोई ड्राइंग वगैरह हुई, उसको आप लंच के बाद रखो। इससे क्या होगा कि बच्चा वहां पर लंच करने के बाद थोड़ा सुस्त हो जाता है, तो वहां पर जो है खेल कूद, चित्रकला, संगीत के माध्यम से जो है बेहतर रूप से वहां पर प्रदर्शन कर सकेगा, क्योंकि वहां पर बच्चा बिल्कुल एक्टिव हो रहा है। जो को करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं, सह शैक्षिक जो विषय होते हैं, वो आपको कराने चाहिए लंच ब्रेक के बाद। ठीक है, दूरस्थ और ऑनलाइन शिक्षा क्यों आवश्यक होती है। दूरस्थ और ऑनलाइन शिक्षा क्यों आवश्यक होती है, आपको पता है कि भाई दूरस्थ शिक्षा है, ऑनलाइन शिक्षा है, ये इसलिए आवश्यक होती है जिससे व्यक्ति एक सरल तरीके से अपने घर में जो है रह सके, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, कहीं पर आए जाए नहीं। अगर मान लीजिए कहीं दूर दराज गांवों में भी व्यक्ति रहता है तो उसको कॉलेज नहीं जाना पड़ेगा, समय से नहीं जाना पड़ेगा, कम खर्च रहेगा, फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। भाई किसी कारणवश अगर नहीं जा पाया नियमित रूप से विद्यालय, तो उसका विद्यालय न जाने से कोई नुकसान नहीं होगा। समय पर वो आगे बढ़ता रहे, पढ़ाई करता रहे, बेहतर होता रहे। ठीक है, दिव्यांग बच्चों के लिए रोजगार भी आप जो है ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से दिलवा सकते हैं। बच्चे रोजाना अगर आने जाने में असमर्थ हैं तो आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से बच्चे को घर पर ही चीजों को प्रोवाइड करवा सकते हैं।
ठीक है, महंगी होती है, ये भी ऐसा नहीं है कि ये सस्ती होती है, लेकिन समय की बचत होती है। अगर दूर दराज लोग रहते हैं तो नेटवर्क की भी हमें कनेक्टिविटी देखनी होती है। ऐसा नहीं है कि ये बहुत सस्ती होती है, ठीक है सस्ती होती है, लेकिन समय की बचत हो जाती है। ठीक है भैया। और लोग जिनको पता ही नहीं होता कि ये कैसे चलेगा, तो उसको ये भी तो सिखाना पड़ेगा। ठीक है भैया, तो ये सब सीखने को आपको मिलता है दूरस्थ और ऑनलाइन शिक्षा में। आगे पेपर करने से पहले एक छोटी सी जरूरी सूचना आप सभी के लिए। पिछले 2 से 3 वर्षों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आईडीडी के लिए तो 7 के 7 सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर का मतलब पिछले 2 से 3 वर्षों के ऐसे क्वेश्चन जो आपके पेपर में आपको देखने को मिल सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, और जो है वो भी कैसे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर, और ये केवल हिंदी लैंग्वेज में। ऐसे ही अगर एचआई सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है तो उसके 4 कॉमन पेपर हैं। पेपर नंबर 7 एजुकेशन इन द इमर्डियन सोसाइटी, पेपर नंबर 10 आपका इंक्लूसिव एजुकेशन, पेपर नंबर 11 आपका फैमिली एंड कम्युनिटी, पेपर नंबर 13 आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। ऐसे ही अगर वीआई वाले स्टूडेंट हैं तो इनके 3 पेपर कॉमन है, पेपर 7, 10 और 11। ठीक है, तो अगर आपको ये लेने हैं तो आप ले सकते हैं। आईडीटी के 7 के 7 सब्जेक्ट के केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2 से 3 साल के 299 में, और एचआई और वीआई के लिए 50 रुपए पर सब्जेक्ट। आप ऐसे कह सकते हो, अगर आपको 3 सब्जेक्ट लेना है तो आपका 150 रुपए, और अगर आपको 4 सब्जेक्ट लेना है तो भैया 200 रुपए। ठीक है, जिसको भी लेना है कांटेक्ट कर सकता है। व्हाट्सएप आपको दे दिया गया है 9118182056 पर। आप मैसेज करके इनको आप प्रोवाइड ले सकते हैं, आप इनको इससे और बेहतर अपनी तैयारी कर सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि अनौपचारिक शिक्षा यानी कि इनफॉर्मल एजुकेशन की विशेषता क्या है। तो देखो भाई, इनफॉर्मल एजुकेशन की जब भी विशेषता की बात करते हैं तो कहते हैं यहाँ पर कोई भी समय जो है वो निर्धारित नहीं होता। ये आपका जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया होती है, जीवन भर आप इसको चला सकते हो। जन्म से, जब से आपने जन्म लिया तब से लेकर के जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो गई तब तक आपने अनौपचारिक रूप से कुछ ना कुछ सीखते रहे। इसके बाद में अगर आप कह सकते हो तो यहाँ पर आप कहाँ से सीखोगे, किसी परिवार से सीखोगे, मित्र से सीखोगे, समाज से सीखोगे, वास्तविक वातावरण से सीखोगे, स्वतंत्र माहौल में सीखोगे। इसमें कोई किसी भी प्रकार की परीक्षा नहीं होती, कोई समय निर्धारित नहीं होता, कोई आपको प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता, कोई सख्त निर्देश नहीं दिए जाते। ठीक है, ये आपके सामाजिकरण के लिए, आपके संस्कार के लिए, आपकी मातृभाषा, नैतिक मूल्य, व्यवहारिक जीवन को जीने के लिए बेहतर बनाता है और अच्छी नींव को तैयार करता है। तो ये आपका अनौपचारिक शिक्षा होता है। औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के बारे में जरूर भैया पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है भैया कि शिक्षा के क्षेत्र में रविन्द्रनाथ टैगोर के मुख्य विचारों को स्पष्ट कीजिए। शिक्षा के क्षेत्र में रविन्द्रनाथ टैगोर, आप सभी को पता है, इन्होंने बहुत योगदान दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है हमारे भारत में भी बहुत बड़ा योगदान दिया, आप सभी को पता है। क्या क्या योगदान रहा आप कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हैं। ये कैसे थे, ये एक मानवतावादी विचारधारा के थे। इनका मुख्य विचार क्या था कि प्रकृति के सानिध्य में शिक्षा दी जाए। टैगोर का मानना था कि बंद कमरों के बजाय आप अगर बच्चे को प्राकृतिक वातावरण में सिखाते हो तो सबसे बेहतर रूप से सीखेगा बच्चा। इसी के लिए इन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की थी। स्वतंत्रता और रचनात्मकता, बच्चों के अनुशासन को ना भैया थोपा जाए। भैया अनुशासन को आप थोपोगे तो बच्चा क्रिएटिव नहीं हो पाएगा। तो बच्चे को आप क्रिएटिव बनाओ, बच्चे को आप जो है फ्रीडम दे दो, स्वतंत्र बना दो। ठीक है, जब स्वतंत्र बच्चा बनेगा तो वहां पर उसकी जो छिपी हुई कलाएं हैं, कला, संगीत, रचनात्मकता, इसका विकास हो सकेगा।
ठीक है। ये विश्व बंधुत्व की भावना और मानवता के प्रति प्रेम को जगाने की बात करते थे। तो ये आपके रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। पढ़ना हो बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा। हाँ, मैं फिर से बता दूं, एक वीडियो और आप सभी के लिए इसकी लाऊंगा जिसमें कुछ और क्वेश्चंस को मैं कवर करा दूंगा, जिससे कि आप जब पेपर में बैठें तो आपको वो सभी क्वेश्चन जो हैं आपका। तो बात कर लेते हैं भैया आपके तो जो है आपके विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों की, जिसमें से आपको एक करना होगा। यानी कि पार्ट ए में जो था हम लोगों ने 4 किए, 4 नंबर वहां से लिए। पार्ट बी से हम लोगों ने 6 नंबर को लिया। पार्ट सी से हम लोगों ने 9 नंबर को लिया। यानी कि 6 4 10 9 19 नंबर आपके यहाँ हो गए, और 8 नंबर आप मिला दोगे तो आपके 27 नंबर हो जाएं। ठीक है, 27 नंबर का ही आपका पेपर है। यानी कि यहाँ आपको 2 क्वेश्चंस दिए होंगे और 2 में से आपको एक क्वेश्चन करना होगा। देखिए, अब यहाँ पर मैंने दिया है शिक्षा शब्द का वास्तविक अर्थ, परिभाषा और इसके मुख्य कार्यों का सविस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। शिक्षा के बारे में आपको बताना है। शिक्षा वो है जो हमें मोक्ष दिलाए। ठीक है, हम अगर बात करते हैं शिक्षा मानव विकास की अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया या व्यक्ति के जन्म से शुरू होकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया होती है। शिक्षा शब्द जो है आप यहाँ पर दे सकते हैं कि संस्कृत के शिक्ष धातु से बना है। ठीक है, संस्कृत के शिक्ष धातु से बना है, जिसका अर्थ है सीखना और सिखाना। अंग्रेजी की अगर बात करें तो एजुकेशन शब्द एजुकेयर या एजुसेयर से बना हुआ है, जिसका अर्थ है अंदर से बाहर निकालना या आगे बढ़ाना या विकसित करना। ठीक है, अर्थात आपकी जो अंतर्निहित छिपी हुई शक्तियां हैं, अंतर्निहित छिपे हुए गुण हैं, इनको बाहर निकालना किसका काम? शिक्षा का। व्यापक अर्थ में शिक्षा से वह सब कुछ है जो एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन में वातावरण, अनुभव और परिवार और समाज से सीखता है। शिक्षा की प्रमुख परिभाषाएं क्या होंगी? तो हम कहेंगे मनुष्य के अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति करना शिक्षा है। महात्मा गांधी ने कहा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, महात्मा गांधी ने कहा शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के भीतर बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा का सर्वांगीण और सर्वोत्कृष्ट विकास करना है। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं बल्कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है। ये डीवी का कथन। ठीक है भैया, इसके कार्य क्या होंगे? अगर कार्यों की बात करते हैं तो कहेंगे शिक्षा से क्या होगा? तो सर्वांगीण विकास होगा। ठीक है, शिक्षा से क्या होगा? सर्वांगीण विकास होगा। ठीक है भैया, इसके बाद में कहेंगे सर्वांगीण विकास का मतलब ही है केवल मानसिक विकास नहीं, शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक विकास, ये सभी विकास होंगे। ठीक है, ये सभी विकास होंगे। उसके बाद में अगर आप कहोगे शिक्षा से ही व्यक्ति ईमानदार बनता है, करुणा आती है उसमें। ठीक है, और आप क्या कहोगे? तो आप कहोगे सर किसी को न्याय करना है, अनुशासन रखना है। ठीक है, तो ये सब कैसे आता है? शिक्षा से आता है। यही आप कह सकते हो मानवीय मूल्यों को विकसित करना, उसका चरित्र सुदृढ़ करना, ये सब शिक्षा के द्वारा है। सामाजिक विरासत का संरक्षण करना, भाई जो हमें शिक्षा देती है वो हमारे समाज की संस्कृति, रीति रिवाज, ज्ञान, इनको दे रही होती है। अब इनको दे रही होती है तो हमें भी दूसरों को देना पड़ता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इसको स्थानांतरित करना पड़ता है। आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, शिक्षा से ही आप क्या कर सकते हो? व्यक्ति जीवन को व्यवसायिक कौशल सिखाती है, आजीविका से कमाना सिखाती है। शिक्षा ही जो है हमें समाज की मुख्य धारा में जोड़ती है। जो कि हमारे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं तो उन्हें हम बेसिक चीजें सिखाएं और उससे उनको क्या कर सके, उनके अधिकारों को बताएं और भैया उनकी बुनियादी कौशल को हम पूरा करें, जिससे कि वो समाज के मुख्य धारा में जुड़ सके। ठीक है, विद्यालय प्रशासन और संगठन से आप क्या समझते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विशेष और समावेशी स्कूल के संदर्भ में एक
प्रभावी विद्यालय प्रशासन की मुख्य जिम्मेदारियां क्या हैं? आपको पता है कि विद्यालय प्रशासन और संगठन जहां पर भौतिक मानवीय संसाधनों को, भौतिक मानवीय संसाधन वही भवन, शिक्षा, छात्र, कोई भी उपकरण, इसे व्यवस्थित करना है जिससे शैक्षिक उद्देश्यों को पूरा किया जा सके। विद्यालय प्रशासन वह प्रक्रिया है जो सभी संसाधनों को सही दिशा में चलाती है, नियम बनाती है और सुचारू रूप से संचालन करती है। यह विशेष समावेशी स्कूलों में जहां सामान्य और दिव्यांग बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, वहां प्रशासन जिम्मेदारी और अधिक संवेदनशील हो जाती है। प्रशासन की मुख्य जिम्मेदारियां निम्नलिखित हैं। क्या क्या हैं? तो हम कहेंगे बच्चों के लिए बाधा रहित वातावरण बनाना। सबसे पहली जिम्मेदारी यही है कि भाई बच्चे के लिए सुलभ शौचालय बनाया जाए, रैंप की व्यवस्था की जाए, डोर चौड़े लगवाए जाएं, ब्रेल लिपि का उपयोग किया जाए, साइन बोर्ड्स लगवाए जाएं, सुरक्षित खेल का मैदान बनवाया जाए जिससे हर बच्चा वहां पर आ जा सके। तो समावेशी शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है, सबसे बेसिक चीज यही है। उपयुक्त टाइम टेबल बनाना, टाइम टेबल बनाया जाएगा तभी ये जाना जा सकेगा कि भैया किस समय पर हमें जो है बच्चे के लिए कौन से सब्जेक्ट्स को पढ़ाना है, कब बच्चा मानसिक रूप से थक जाता है तब हम क्या करवाएंगे, उसके लिए हम करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज़ कब करवाएंगे, क्या क्या उसकी ज़रूरतें हैं, उसकी आवश्यकताएं क्या हैं, इस पर हम लोग ध्यान देंगे। कुशल और संवेदनशील कर्मचारियों का चयन, भाई जब कुशल कर्मचारी होंगे, चाहे वो स्पेशल एजुकेटर हो, थेरेपिस्ट हो, ठीक है, आया हो, कोई भी वर्कर हो, तभी जाकर के एक सकुशल समय सारणी बन पाएगी और बच्चे सकुशल रूप से प्रशिक्षण ले पाएंगे, सीख पाएंगे। ठीक है भैया। अभिलेखों का रख रखाव भी बहुत जरूरी होता है भाई। बच्चे के लिए आपके हिस्ट्री, कम्युनिटी रिकॉर्ड, आईपी, इन सभी का व्यवस्थित रूप से रिकॉर्ड रखा जाता है जिससे कि बच्चे की वार्षिक प्रगति के बारे में जाना जा सके। अभिभावक शिक्षक हस्तक्षेप, पीटीएम भी करवाई जाती है भाई, पीटीएम भी करवाई जाती है और अभिभावकों का जो है सहयोग भी बहुत जरूरी होता है। जब अभिभावक और शिक्षक सहयोग करते हैं, तालमेल एक साथ में बिठाते हैं, तो भैया सबसे अच्छे वो होते हैं और खुलकर इन पर चर्चा की जाती है, उसका समाधान निकाला जाता है। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चंस थे, जो मॉडल पेपर था, मैंने आपको करवा दिया। कुछ क्वेश्चंस मैं और आपको करवा दूंगा ऐसे ही अलग से, उस वीडियो को भी आप लोग देखना हो तो देख लीजिएगा, ठीक है। और बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, बने रहिए आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी पर। चैनल पर पहली बार थे, सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन। और भैया देखो एक रिक्वेस्ट है, देखो 85,000 का परिवार अपना हो चुका है, महज 15,000 लोग अपने को और चाहिए और इस एग्जाम के दौरान आप लोग इसको कंप्लीट कर सकते हैं, मुझे बहुत अच्छे से पता है। तो अपना परिवार भैया 1 लाख का परिवार हो जाए, थोड़ा और अच्छा लगने लगे कि हाँ हम उस परिवार के साथ जुड़े हैं जो सबसे बड़ा परिवार है और 1 लाख से ऊपर पहुंच गया है। तो जल्दी से सभी तक वीडियो को शेयर कर दीजिए, जो भी आपके घर में है सब्सक्राइब कर दीजिए सबके में, और भैया बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी पर। धन्यवाद।